Very good morning, my dear students. I hope you all fit and fine. I am your SST teacher, Vipen Kumar Singh. As you know, we were reading about new kings and kingdoms. In previous class, we will discuss about how many new dynasties emerged after the 7th century. And we also saw this map in the between the century of 7th and 12th, how many dynasties emerged in the Indian subcontinent. We can see here Chol, Cher, Pandya, Kalinga, Gangaj, Utkala, Pal, Paharpura, Kanauj, Chahmans, Indraprastha, Anartha, Parmar, Chandel, Prayag, Banaras, राष्ट्रकूट, बहुत सारे डेंसिटी उस समय 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में उभरी थी। तो हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि यही मैप आपको आउट इंडिया का पॉलिटिकल आउटलाइन मैप बनाना था, जिसमें आपको लोकेट करना था गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, पाल, चोल एंड चहमांस. Chahman, you can say Chauhan. Can you identify the present day states over which they exercised control? आपको ये लोकेट करना था कि ये सारे जो उस 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य जो नए नए राज्य या राजा उदय हुए थे, नए नए राजा और उनके राज्य, ये वर्तमान में भारत के किस राज्य में हैं. तो आई होप आप में से काफ़ी बच्चों ने ये होमवर्क किया भी होगा. जो कर लिए हों वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं. तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, वी ऑलरेडी रीड अबाउट दिस थीम, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेंसिटीज. उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि सामंत का उद्भव कैसे होता था और सामंत अपने आप को एग्जिस्टिंग किंग से स्वतंत्र कैसे घोषित कर देते थे. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग उस दिन पढ़े थे. आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, मीन्स राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था. मेनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा, अधिराजा, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, त्रिभुवना, चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड्स एंड सो ऑन. इन नए राजाओं में से कईयों ने एक टाइटल धारण कर लिया था, मतलब एक टाइटल उनको बोला जाता था राजा, महाराजा, अधिराजा. महाराजा अधिराजा मीन्स ग्रेट किंग्स, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवना, चक्रवर्ती मीन्स लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ड्स, तीनों भुवनों का स्वामी, एंड इत्यादि. उन लोगों को कई प्रकार की भारी भरकम उपाधियां दी गई थी. लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे. तमाम उपाधियां या टाइटल्स होने के बावजूद भी वो उनको अपने राज्य में सामंत, किसान, व्यापारी, ब्राह्मण तथा विभिन्न संगठनों के साथ सत्ता का साझेदारी करना पड़ता था. However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with associations of peasants, traders and brahmanas. Means इन सब उपाधियों के बावजूद भी उनको ब्राह्मणों की सहायता से, किसानों के संगठनों की सहायता से, व्यापारियों की सहायता से और सामंतों की सहायता से अपनी सत्ता की साझेदारी करनी पड़ती थी. In each of these states, resources were obtained from the producers. Means इन सभी राज्यों में उत्पादकों, producers means उत्पादक, producers of that is peasants, cattle keepers, artisans, who are often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. इन सभी राज्यों में किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे
Resources were obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of that they produce. Surrender part means इनको अक्सर अपने उत्पादों का which they have produced, a part of that production they have to give their existing kings. मीन्स जो भी ये उत्पादन करते थे उनके उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। Sometimes these were claimed as rent due to lord who asserted that he owned the land. Means that person who asserted that he is the owner of land, then the existing king claims as a rent due to lord of who asserted that they owned the land. Revenue was also collected from traders. Means व्यापारियों से भी राजस्व वसूला जाता था। तो ये इस प्रकार से राज्य में प्रशासन चलता था। राज्य में आय का स्रोत यही था, लगान वसूला जाता था और जो भी उत्पादक थे जैसे किसान, व्यापारी, कारीगर, उनसे उनके अपने उत्पादन का एक हिस्सा ले लिया जाता था। हम यहाँ पढ़ेंगे 400 टैक्सेस, 400 कर। कैन यू इमेजिन? इन इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kind of taxes. Means तमिलनाडु में भारत के दक्षिणी भूभाग में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों से पता चलता है कि विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। More than 400 terms for different kinds of taxes. The most frequently mentioned tax is vetti, taken not in cash but in the form of forced labor, and kadamai or land revenue. सबसे अधिक प्रचलित मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेट्टी। सबसे अधिक प्रचलित कर वेट्टी है जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड कदमाई और लैंड रेवेन्यू। कदमाई मीन्स एक रूप से लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व का एक शब्द था चोल साम्राज्य में। देयर वर आल्सो टैक्सेज ऑन टचिंग द हाउस, द यूज ऑफ ए लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, एक्सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी etc. मीन्स मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। चोल साम्राज्य जो कि वर्तमान तमिलनाडु क्षेत्र में उस समय राज्य करता था, लगभग 400 करों के बारे में चर्चा है जो उनका अभिलेख पाया गया है उसमें। आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे? क्या आज इनमें से कोई कर लिया जाता है? आप पूछिएगा अपने पेरेंट्स से। यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स और एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे दैट इज कलेक्टेड इन द पीरियड ऑफ चोलास नाउ इन लोकेटेड इन तमिलनाडु। सो in what ways this form of administration different from the present day system? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं प्रशासन का यह स्वरूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न है? मीन्स द फॉर्मेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दैट पीरियड, इन व्हाट वेज वाज दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिस्टम? सो लेट अस डिस्कस फर्दर. These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. Means ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। मीन्स वित्तीय फाइनेंशियल
were used to finance the king's establishment, means the income of resources that is collecting from the different part of the community is the main establishment of the financial activities of that kings. These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temple and forts. साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे. The resource or revenue, you can say, which is collected from the different part of the society, that is used into the make temples and fort. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. संसाधन मीन्स रिसोर्स और रेवेन्यू उनको युद्ध लड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग होने की संभावनाएं बनती थी. मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय युद्ध इसलिए लड़े जाते थे जिससे कि युद्ध के लड़ने के बाद हमको लूट के रूप में धन मिले, एक नई जमीन मिले और नए व्यापारिक मार्गों की प्रयोग की संभावनाएं बढ़ जाती थी. The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families. Means राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी. The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. और प्राय इनका जो पद होता था वह वंशानुगत होता था. मीन्स आफ्टर द फादर son will become the officer for collecting revenue. This was true about the army as well. सेना में भी ऐसा ही होता था. After the father, his son is become the new warrior, new soldier. In many cases, close relatives of the kings held these positions. कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे. In many kinds of the situation, the close relatives of the kings held this position for collecting the revenue from different part of the societies. So today we have discussed how the administration process in these kingdoms. इन राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था कैसे चलती थी इसके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की. अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स. मीन्स प्रशस्तियां और भूमि अनुदान का मतलब शासक खुद को एक मिसाल के लिए सूरवीर या विजयी योद्धा के रूप में दर्शाना चाहते थे, जिसके लिए वो ब्राह्मणों का या समाज के विभिन्न वर्गों को भूमि का अनुदान करते थे. इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा अगली क्लास में करेंगे. धन्यवाद.